कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। क्या बात है, आज तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है। इतने में ही आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अरे बाबा, आज का दिन तो कमाल का है। एक तरफ टीवी पर अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है और दूसरी तरफ इतनी मस्त बारिश भी शुरू हो गई। आज अपनी बहू से मस्त चाय पकौड़े बनवाती हूँ। मधु की 3 बहुएं थीं, ज्योति, पूजा और आरती। उसके 3 बेटे सिद्धार्थ, करण और गुलशन बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। 3 पोते भी थे। मधु ने अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे ज्योति, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दे। अरे कहाँ रह गई, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पूजा, आरती, कोई तो सुन लो। उनकी सास तुरंत भागकर उन तीनों बहुओं के कमरे में गई, पर तीनों बहुएं उसे नहीं मिली। अभी तक तो ये तीनों बहुएं इसी घर में थी, ये तीनों आखिर गई तो गई कहाँ? तभी अचानक किसी एक बहू के जोर से चीखने की आवाज आई। ये तो आरती की आवाज है। आवाज छत से आ रही है, जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। मधु भागकर छत पर गई तो देखा कि उसकी तीनों बहुएं बारिश में नाच रही थी। तो तुम तीनों यहाँ पर चिल्लाते हुए नाच रही हो। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया तुम तीनों को। अरे सासू माँ, वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से आओ, बारिश में हम चारों नहाते, बड़ा मजा आएगा। ससुर जी भी बेंगलोर गए हुए हैं और आपके तीनों बेटे अभी काम पर हैं। मैं एक शर्त पर तुम तीनों के साथ बारिश में डांस करूंगी। नहाने के बाद मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाओगी तुम तीनों। अरे हाँ सासू माँ, बना देंगे चाय और पकौड़े। और आप तो बच्चों जैसी जिद करने लगती हो कभी कभी। देखो आसमान कितना काला है, आसमान में बिजली कड़क रही है। इतनी तेज बारिश बहुत दिनों बाद हुई है अपने मोहल्ले में। तो इस तरह वो सब घंटों तक छत पर नहाते रहे। जब वक्त काफी ज्यादा हो गया और बारिश भी बंद नहीं हुई, तभी अचानक आरती ने कहा, अरे पूजा, ज्योति, हम लोग कितनी देर से नहा रहे हैं। शाम होने वाली है, हमारे पति भी आते होंगे। चलो जल्दी से चलकर कपड़े बदल लेते हैं। वो सब नीचे आ गए और कपड़े बदले। बहू, तुम तीनों ने वादा किया था कि तुम तीनों मेरे लिए चाय पकौड़े बनाकर लाओगी, जल्दी से लाओ। अरे माँ जी, आप चाय पीकर क्या करोगी? इस वक्त सूरज ढल चुका है, हमारे पति भी आते होंगे। अब तो खाना बनाने का वक्त हो गया ना, हम लोग खाना बनाने की तैयारी करते हैं। ज्योति भाभी, आप जल्दी से सब्जी काट देना। पूजा, तुम सब्जी को छौंका लगा देना। ये लो, इनकी महाभारत फिर से शुरू हो गई। खैर, रात हो गई और उन तीनों के पति घर आ गए। अरे माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कई जगह तो बाढ़ भी आ गई है, हमने सुना है। ज्योति, खाना बन गया क्या? हाँ, बस एक बार सब्जी पक जाए, उसके बाद जल्दी से हम तीनों मिलकर रोटियां भी बना देंगे। ये तो इन तीनों का रोज का काम है। 3 घंटे से ये तीनों मिलकर सब्जी नहीं बना पाई अभी तक। ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा? माँ, क्यों ना हम एक काम करने वाली रख ले, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो फटाक से खाना बना दिया करेंगी। क्योंकि इन तीनों को समझाने का कोई फायदा नहीं, एक नंबर की आलसी है तीनों की तीनों। मेरी नजर में एक लड़की है, मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ। अगले दिन उन लोगों ने अपने घर एक नौकरानी रख ली। तीनों बहू उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो नौकरानी बहुत काली थी। इसका नाम कविता है, ये इससे पहले मेरी कंपनी में ही काम करती थी। कविता, तुम जल्दी से अपनी पसंद का कोई खाना बना दो, हम तीनों को काम पर निकलना है। कविता ने 1 घंटे के अंदर सभी लोगों के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया। क्या बात है कविता, आज इस घर में पहली बार इतनी जल्दी खाना बना है। तो इस तरह सिद्धार्थ, करण और गुलशन अपने अपने ऑफिस चले गए। वो तीनों बहुएं कविता को देखकर चिढ़ा करती थी। उसका काला रंग तीनों को पसंद नहीं था, उन्हें उससे घिन आती थी। आपने देखा ज्योति भाभी, हमारे पति हम तीनों को ताने मारकर गए, कह रहे थे कि इससे पहले इतनी जल्दी खाना कभी नहीं बना इस घर में। इतने में वहां उनकी सास आ गई। तो इसमें गलत क्या कहा करण ने? तुम तीनों को चाय बनाने में ही घंटों लग जाते थे, पता नहीं क्या किया करती हो किचन में। और जब हमने काम वाली रख ली है तो उसमें भी तुम तीनों को प्रॉब्लम है। अरे सासू माँ, हमें क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? हमें तो आराम हो गया ना, अब खाना बनाने की झंझट ही खत्म। शाम के वक्त आरती, ज्योति और पूजा एक कमरे में बैठकर लूडो खेल रहे थे। तभी कविता उन तीनों के लिए चाय लेकर आई। दूर रहो, दूर रहो, दूर से ही चाय रख दो और जाओ यहाँ से। इतना काला तो कोयला भी नहीं होता जितनी काली तुम हो। तुम्हें देखकर उल्टी आने लगती है मुझे। ज्यादा करीब मत आया करो हमारे। अब किसी भी काली लड़की को इतना भला बुरा कह दिया जाएगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही, लेकिन वो बेचारी गरीब थी, उसे तो वैसे भी काम की तलाश थी, तो उसने कुछ नहीं कहा और वो चाय देने मधु के पास चली गई। आरती, तूने इतना सब कुछ कह दिया और कविता ने एक भी जवाब नहीं दिया। भाभी, वो क्या जवाब देगी? जो सच्चाई थी वही तो कही मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। काली को काली कहना पाप है क्या?
अगर काली को काली कहना पाप है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। खैर, अगले दिन उन तीनों को किसी शादी पार्टी में जाना था। उन तीनों ने देखा कि सभी अच्छे कपड़े तो गंदे हो चुके हैं, क्योंकि वो तीनों इतनी आलसी थी कि कपड़े भी नहीं धोती थी। तभी तीनों ने कविता को बुलाया। कविता, ये हम तीनों के कपड़े पड़े हैं। आज रात में खाना बनाने के बाद ये सारे कपड़े धो देना और कल दोपहर तक सूख भी जाने चाहिए, क्योंकि कल शाम को हम तीनों को पार्टी में जाना है। ठीक है मालकिन, मैं धो दूंगी कपड़े आप तीनों के। अरे तो अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? हमें पता है कि हम तीनों बहुत खूबसूरत है और तूने ऐसी खूबसूरती अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। जल्दी से हमारी नजरों के सामने से हट जा, वरना हम उल्टी कर देंगे यहीं पर तुझे देख देख कर। कविता को बुरा लगा, क्योंकि इस तरह की बातें उसके साथ आज तक किसी ने नहीं की थी। वो वहां से चली गई और किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते वो मन ही मन रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। हे भगवान, जब मैं इतनी ही बुरी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? मेरे बाबूजी तो मुझे परी कहते हैं, मेरे माँ बाप झूठ कहते हैं कि मैं खूबसूरत लगती हूँ। असली औकात मेरी तो इस घर में आकर पता चली। मैं तो करण साहब की वजह से ही काम कर रही हूँ। अगर काम छोड़ दूंगी तो मेरे पास काम भी नहीं बचेगा। फिर अपने माँ बाप की मदद कैसे कर पाऊंगी? खैर, कविता ने अपने सारे आंसुओं को पीकर खाना बनाया। उसके बाद उन तीनों बहुओं के कपड़े धोए। रात में जैसे ही तीनों करण, गुलशन और सिद्धार्थ घर आए, उन तीनों को खाना पहले से ही तैयार मिला। करण, तूने कविता को इस घर में लाकर बहुत अच्छा किया। खाना तो स्वादिष्ट मिलता ही है, घर आने से पहले ही खाना तैयार हो गया। ये तो कमाल ही हो गया। कल हमारे पतियों को जाने दो ऑफिस, उसके बाद इस कलूटी को बताती हूँ। अगले दिन उनके कपड़े टाइम पर मिल गए और वो लोग पार्टी चली गई। इस तरह कविता की बेइज्जती वो लोग हर रोज किया करते थे। फिर एक दिन अचानक दिन में बहुत तेज बारिश होने लगी और तीनों बहुएं अपनी छत पर बारिश में नाचने कूदने लगी। उनके पीछे घर के बाहर सड़क पर बारिश में नहाने लगे। तभी अचानक बादल फटा। उसकी सास ने तीनों बहुओं को नीचे बुला लिया। अरे बहू, जल्दी से नीचे आओ, बादल फट चुके हैं, पूरे शहर में बाढ़ आ गई है। मेरे तीनों पोते कहाँ हैं? उन्हें भी तो छत से नीचे बुला लो। माँ, बच्चे तो छत पर नहीं है। तो फिर कहाँ चले गए? तुम तीनों को खुद को आईने में निहारने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। जल्दी जाकर बाहर देखो, कहीं बाहर तो नहीं खेल रहे हैं। ज्योति ने दरवाजा खोला तो बाहर बहुत तेज बाढ़ आई थी। लोगों की गाड़ियां पानी में बह रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि उनके तीनों बच्चे भी उस बाढ़ में बहते चले जा रहे हैं और वो लोग बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे हैं। दादी बचाओ, माँ बचाओ। सासू माँ, हमारे बच्चों को बचाओ, ये तो बहते ही चले जा रहे हैं, अब क्या करूं मैं? कविता से उन तीनों बच्चों को बाढ़ में बहता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही पानी में उतर गई और तैरकर उसने उन तीनों बच्चों को बचा लिया। अब तीनों बहुओं का सर कविता के सामने झुक गया। कविता, आज तुमने हम तीनों के बेटों की जान बचाई है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हम तीनों ने तुम पर बहुत जुल्म किया, बहुत उल्टा सीधा कहा, तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया। हो सके तो हमें माफ कर देना। जब देखो तब तुम तीनों अपने हुस्न की ही तारीफ किया करती हो, लेकिन कम से कम दूसरों के अंदर कितना खूबसूरत इंसान बैठा हुआ है, वो देखने वाली आंखें तो खुली कम से कम। अब कविता की इज्जत उस घर में नौकर वाली नहीं रही और वो खुशी खुशी रहने लगी। आज रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले हैं। रोशनी के माता पिता सारी तैयारियां करने लगते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। माँ, आप रहने दीजिए, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए चाय नाश्ता मैं ही लेकर जाऊंगी और मैं ही बनाऊंगी भी। ठीक है रोशनी बेटा, इसी बहाने वो लोग ये भी जान जाएंगे कि तेरे हाथों में कितना स्वाद है। रोशनी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले उसे देखने आ जाते हैं। लड़के के माँ बाप और एक लड़के की बहन प्रीति भी साथ में आती है। रोशनी चाय बनाकर पिलाती है। रोशनी की होने वाली सास खुश हो जाती है। बहन जी, आपकी बेटी के हाथों में तो जादू है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और दहेज में भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे विक्रम बेटा, तुम रोशनी बिटिया से अकेले में जाकर बातचीत कर सकते हो। जो भी तुम्हें पूछना है पूछ लो। और रोशनी बिटिया, तुम्हें भी मेरे बेटे से जो भी पूछना है पूछ सकती हो। अरे नहीं पिताजी, आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इतने में विक्रम की बहन यानी रोशनी की होने वाली ननद बीच में बोल पड़ती है। अरे अरे, ऐसे कैसे? थोड़ी बहुत बातचीत तो होनी चाहिए। भैया, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं भाभी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रोशनी बिटिया, तुम्हारी होने वाली ननद बहुत नखरे वाली है, इससे जरा बचकर रहना। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे घर की होने वाली बहू है तो थोड़ी तो बातचीत होनी चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है?
बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी बेटा जाओ, अपनी होने वाली ननद से बातचीत कर लो जाकर। रोशनी प्रीति को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आपके हाथों की चाय पीकर तो ये कंफर्म हो गया कि आप खाना बहुत अच्छा बना लेती होंगी। अब आप मेरे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या शादी के बाद आप पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हैं या भैया के साथ अकेले रहना चाहती हैं? दूसरा सवाल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे हमेशा से ही भरा पूरा परिवार अच्छा लगता है। परिवार साथ में रहता है तो एक मजबूती रहती है। ये रहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने बीटेक किया हुआ है। ये तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है और परिवार के साथ मिलकर भी रहना चाहती है। मुझे लगता है कि अच्छी लड़की है, शायद यही मेरे नखरे भी झेल सकती है। क्या हुआ प्रीति, क्या मैं तुम्हारी भाभी बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके ख्यालात बहुत पसंद आए। मुझे आप पसंद हो। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं या आप भैया के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं प्रीति, मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा ही रिश्ता तय करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरह से रोशनी और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोशनी अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ससुराल आते ही प्रीति अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देती है। रोशनी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। छी, थू थू थू, छी, कितनी गंदी चाय बनाई आपने भाभी। जब हम लोग आपको देखने गए थे तब तो आपने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, आज क्या हो गया? ये क्या बोल रही हो प्रीति? चाय तो हुबहू वैसे ही बनी है जैसे उस दिन बनाई थी रोशनी ने। अभी शादी हुए 2 दिन बीते नहीं, आप तो अभी से भाभी की गुलामी करने लगे भैया। चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने ज्यादा चीनी वाली चाय भी बनाई है। ये लो, ये चाय पीकर देखो। प्रीति दूसरा कप चाय पीने लगती है, लेकिन इस बार उसमें चीनी ज्यादा है। ये क्या, गुस्से में आपने ज्यादा चीनी डाल दी भाभी। रोशनी मुस्कुराते हुए उठकर किचन में जाती है और एक प्लेट में 20 कप चाय लेकर आ जाती है। ये लो हमारी प्यारी ननद प्रीति जी, इसमें 20 तरह की अलग अलग टाइप की चाय है। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो पी लो। अगर इनमें से भी ना पसंद आए तो मैं सैकड़ों तरीकों की चाय बना लेती हूँ। ये क्या, भाभी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। क्या बात है बहू, तुम इतनी टैलेंटेड हो, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरह से प्रीति को चाय के मामले में कोई भी नखरा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद प्रीति का जन्मदिन आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, लगता है आप कुछ सोच रहे हो? अरे कल प्रीति का बर्थडे है। हर बर्थडे पर मैं प्रीति के लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस और इतना अच्छा केक लेकर आता हूँ, फिर भी नखरे दिखाया करती है। उसे कभी कुछ भी पसंद नहीं आता मेरे हाथों का लाया हुआ कोई भी गिफ्ट। अब आप परेशान होना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं आ गई हूँ। उसके सभी नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। मैं उसका भाई हूँ, मैं आज तक उसके नखरे नहीं झेल पाया, तुम कैसे झेलोगी? तुम्हें उसकी पसंद पता है क्या? ये आपको कल पता चल जाएगा, प्रीति के जन्मदिन वाले दिन। रोशनी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए वो फेसबुक पर प्रीति की आईडी सर्च करती है और उसके कुछ दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे मुलाकात करती है। रोशनी प्रीति की सारी पसंद का पता लगा लेती है। अगले दिन रोशनी केक लेकर आती है और कुछ गिफ्ट भी लेकर आती है। प्रीति का जन्मदिन मनाया जाने लगता है। ये लो प्रीति, मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनवाया है और ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। इसमें तुम्हारी फेवरेट कलर की ड्रेसेस हैं। प्रीति केक का डिब्बा खोलती है लेकिन उसे केक पसंद नहीं आता। उसके बाद वो गिफ्ट भी ओपन करती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होती है, लेकिन वो ड्रेस भी प्रीति को पसंद नहीं आती है। भाभी जब आपको मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता तो आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आई? प्रीति बेटा, अब ज्यादा नखरे मत कर। आज तेरा जन्मदिन है, मूड अच्छा रख। कितनी मेहनत करके बहू तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट और केक लेकर आई है और तू है कि हर बार की तरह आज भी नखरे करने लगी। वैसे भी तेरे लिए कोई कुछ भी लेकर आए तुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तेरा जन्मदिन ही ना मनाए हम लोग। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये हमारी प्यारी ननद है और छोटी बहन तो नखरे वाली होती ही है, उसके नखरे उठाना हमारी जिम्मेदारी है माँ जी। रोशनी वो सारे गिफ्ट और केक उठाकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। सभी लोग रोशनी की हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। रोशनी, तुम तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें प्रीति की बात का बुरा लग गया? मुझे पता था प्रीति के नखरे कोई नहीं झेल सकता, ना जाने शादी के बाद क्या होगा इसका। प्रीति को ये सब नहीं पसंद है तो घर में रखकर क्या फायदा। इतने में घर की डोरबेल बजती है और एक कोरियर वाला बहुत सारे गिफ्ट देकर चला जाता है। ये लो प्रीति, ये गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। इसमें तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस भी है और केक भी। प्रीति सारे गिफ्ट और केक खोलकर देखती है और सोचती है कि यार ये भाभी तो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ रही। जो केक जो ड्रेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही चीजें भाभी ने आखिर कैसे मंगा ली।
अब अगर मैंने नखरे किए तो मेरे पसंदीदा गिफ्ट और केक भाभी बाहर फेंक देगी, इसलिए चुपचाप रख लेती हूँ। क्या हुआ प्रीति? अगर कहो तो गिफ्ट और केक भी बाहर फेंक दूं? नहीं नहीं भैया, ये केक मेरा फेवरेट केक है और ये जो ड्रेस है ना, ये भी मेरी फेवरेट है। सभी लोग अचानक हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि ये आखिर कैसे हो गया। भाभी, अगर आपको पता था कि ये ड्रेस और ये केक मेरा फेवरेट है और मेरी कमजोरी है, तो फिर आपने वो सारी ड्रेसेस और केक क्यों मंगवाए जो मुझे पसंद नहीं थे और आपने बाहर फेंक दिए? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी प्यारी सी ननद के नखरे कैसे देख पाती? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है जिसके नखरे मैं उठा सकूं, इसलिए मैं तेरे नखरे उठा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। सभी लोग प्रीति का खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं। रात को जब खाना बनाने की बारी आती है तब प्रीति रोशनी के खिलाफ कुछ योजना बनाती है। ये भाभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। आज खाने में ढेर सारा नमक डाल देती हूँ, तब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनसे 4 कदम आगे हूँ। प्रीति चुपके से खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है, जिससे रोशनी को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। उसे दोबारा पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह भाभी और ननद के बीच हर दिन छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है और कुछ दिनों बाद उसकी ननद यानी प्रीति की भी शादी हो जाती है। अब ससुराल में प्रीति के साथ भी उसकी ननद वही चीजें करती है जो वो अपनी भाभी के साथ करती थी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी ये ननद जब देखो तब कमियां निकालती रहती है और पूरे घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट करा देती है। भाभी को फोन करती हूँ। प्रीति रोते हुए अपनी भाभी रोशनी को फोन करती है और सारी बातें बता देती है। रोशनी अकेले में किसी रेस्टोरेंट में प्रीति से मिलती है। भाभी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि नखरे करना तो आसान है, लेकिन दूसरे के नखरे उठाना उतना ही मुश्किल है। नखरे करने से बाकी परिवार पर क्या बीतती है ये मुझे आज पता चल चुका है। जैसा मैंने आपके साथ किया वैसा ही मेरी ननद अब मेरे साथ कर रही है। प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी। देखो प्रीति, नखरे एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं और आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इस बात की मुझे खुशी है। जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही एक दिन हमारे साथ भी जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रीति रो रो कर अपनी भाभी से हर गुनाह की माफी मांग लेती है। रोशनी भी उसका बचपना समझकर उसे माफ कर देती है। रोशनी उसके साथ प्रीति के ससुराल जाती है और उसकी ननद को भी समझाती है, जिससे कि वो समझ भी जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।